स्टार्टिंग है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार हो गया तो पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व जो है ना संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से हो गया 51। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा बताइए इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है? नहीं, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, यानी ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा ना उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। बस समझे, यानी नीति निर्देशक तत्व जो बोलता है कल्याणकारी राज्य। ठीक ना। आप लोग प्रस्तावना नहीं मारिएगा, कभी कभी आ जाता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन सेट में तो नीति कल्याणकारी राज्य का जो कल्पना है वो क्या गया है? कहाँ? नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना नहीं मारिएगा। ठीक ना। कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक ना। आगे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक ना। चलिए, यानी कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। चलिए हो गया। चलिए कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। ठीक ना। यानी कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उनमें जो अनुदेश प्रपत्र है उसको किस रूप में शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। किस ठीक ना। कह रहा है भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 का है उसमें जो अनुदेश प्रपत्र है उसको शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। बात समझे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें कोई एगो पत्र होगा अनुदेश पत्र। ठीक ना। उसको जो शामिल किया गया है भारत के संविधान में वो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। बस इतना का कहा है। यानी कि क्वेश्चन बोल देगा अनुदेश प्रपत्र सबसे पहले किससे है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। उसको किस रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? उसको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़े आगे। चलिए अब आइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। तो अनुच्छेद कितना से कितना था? 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 और 36-37 में जो ना परिभाषा वगैरह है। ठीक ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक ना। चलिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी कि अनुच्छेद 38 किसका बात कहता है? अनुच्छेद लोक कल्याणकारी राज्य का। अनुच्छेद 38 किसका बात कहता है? सब एकदम शांत है। लोक कल्याणकारी राज्य का। ठीक ना। अनुच्छेद 38 जिसमें बोलता है क्या?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कौन अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद 38। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 39 में। आर्थिक न्याय बोलेगा तो अनुच्छेद 39, आर्थिक न्याय बोलेगा तो अनुच्छेद, आर्थिक न्याय बोलेगा तो अनुच्छेद, आर्थिक न्याय बोलेगा तो अनुच्छेद, आर्थिक न्याय बोलेगा तो अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में जो है ना, 39 का क भी है, ख भी है, गो भी है, गो भी है, अंगो भी है, अच्छो भी है, ठीक ना, सब है। चलिए 39 का क क्या बोलता है, ये नया जोड़ा है ना। 39 का क बोलता है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को जीविका के लिए समान साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों को जीविका के लिए समान अधिकार है, यानी कि जितना हमको चाहिए खाना पानी के लिए जॉब, उतने स्त्री को भी चाहिए। इसीलिए वो लोग आगे अभी नहीं बताएंगे, वो आगे आ ही जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल वे में याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन करने का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, 39 का क। अब 39 के ख में क्या कहता है, समुदाय की भौतिक संपदा, समाज की भौतिक, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य के उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इस बात को समझो। कहते हैं समुदाय की भौतिक संपदा और स्वामित्व का नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। कहता है कोई भी, जिसने कहता है रेलवे किसकी संपत्ति है, सरकार की, राष्ट्र की संपत्ति, उसमें सबका समान अधिकार है कि ना, सबका समान है कि ना, कि किसी का कम है या ज़्यादा है। तो वही बोलता है जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको समान रूप से क्या करना चाहिए, वितरण करना चाहिए। सभी के लिए समान रूप से क्या होना चाहिए, वितरण, सभी के लिए। बात समझे कि नहीं, समझे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक बार फिर से समझा देते हैं। समुदाय की भौतिक संपदा, भौतिक संपदा में प्राकृतिक, नेचुरल, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और समझे कि स्वामित्व, यानी कि उस पर जो मालकाना हक है और उसका जो नियंत्रण है, उस पर स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालकाना हक, नियंत्रण मतलब उस पर जो मालकान, जो मालिक रहेगा वही न उसका नियंत्रण करेगा। स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो, यानी कि उससे सामूहिक, यानी कि सभी के हित के बारे में हो। जैसे रेल है तो किसी एक के लिए नहीं ना है, तो सामुदायिक है, सभी के लिए है, सार्वजनिक हितों के लिए है। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए। 39 का खो किसमें चर्चा है, 39 का खो। अब 39 का गो, 39 का गो क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधन का, धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र न हो, यानी धन का समान वितरण। एक लाइन में इसको याद रखिएगा, 39 का गो, धन का समान वितरण, 39 का गो, धन का समान वितरण, 39 का गो, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। और 39 का खो क्या कहता है, सरकार, सार्वजनिक संपत्ति इस प्रकार, जो भौतिक संपदा है उसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है ना सभी के हित के लिए होना चाहिए। भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण जो है सभी के हित के लिए होना चाहिए। ये कौन बोलता है, 39 का, 39 का खो। 39 का गो क्या कहता है, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। अब आइए 39 का गो, 39 का घो, घो गो हो गया, घो ना। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, पहले नहीं था, अब देखिए यहाँ बोल दिया नीति निर्देशक तत्वों में, जो पुरुष और स्त्री को समान वेतन। सरकार तो कहता है लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी में सभी को समान वेतन मिलता है, ठीक ना, प्राइवेट नौकरी में सभी को समान वेतन नहीं मिलता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा, 39 का की होलो रहे तोरा, नहीं नहीं है, नया में नहीं होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नहीं मतलब नयका में है, पुराना में नहीं होगा, कहने का मतलब है।
ठीक ना। आप बला में है वो, हाँ दे दिया है कहाँ, नया से तनिका पुराना है, हाँ थोड़ा सा पुराना है। चलिए, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का घ। अब 39 का अंग, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालक के सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग न हो, यानी आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। इसको समझ लीजिए, 39 का अंगो समझ लीजिए। जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें उस काम में जो है ना हमारे स्वास्थ्य का भी जो है ना ध्यान होना चाहिए। अब मजबूरी बस हम ऐसे काम ना करें जिसके करने योग्य हम नहीं हैं। यहाँ देखिएगा आगे बढ़ रहा है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालक की सुकुमार अवस्था की दुरुपयोग न हो, यानी कि बालक के जो है ना जो अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार में बंधुआ मजदूरी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, 6 से 14 वर्ष के नींद आवे उनकी ठीक ना। तो हाँ, दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, क्या कहता है ध्यान समझिएगा, आर्थिक अवस्था से विवश होकर, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, यानी कि हम अपनी गरीबी से विवश होकर, ठीक ना, नागरिक कुछ ऐसा काम ना करे जो उसके करने के उपयोग नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया है और उसको मजबूरी में जाकर क्या करना है, ग्रुप डी का नौकरी करना पड़ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये राज्य का दायित्व है जो उसकी योग्यता के अनुसार उसका नौकरी, कहने का मतलब है उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिले। बात समझे, ये बात कहता है कौन सा, अनुच्छेद 40। जानते हैं हम लोग पढ़ा हुआ मूर्ख हैं, पूछे कैसे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बस यही कर दीजिए नेता साहब कुछ मत कीजिए, मेरा जो संविधान में लिखल है ना उतना हमको दे दीजिए ना, वही काफ़ी है। बस समझे, जितना संविधान का रहा है उतना दे दीजिए, बस उतने का है इनफ है। बस समझे कि नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो 39 का अंगों क्या कहता है, बात समझ में आ गया है। आपको योग्यता के अनुसार आपका जॉब मिलना चाहिए। 39 का जॉब, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास का अवसर और सुविधा दी जाए। जो बालक है उसको स्वतंत्र रूप से अच्छे माहौल में उसका परिवेश हो। बढ़िया से जाइएगा रोडवा पर देखिएगा कौन सा माहौल में परिवेश होता है झोपड़ी में बच्चों सबका। क्या कहता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में एवं स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यानी कि जो यहाँ बात कर रहा है 39 का जो बात कर रहा है, ये बच्चों का जो शोषण है ना, उससे आप लोग देखते हैं मिड डे मील सब जो योजना चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसी में सुधार के लिए, ताकि बच्चों को जो बालक है उसको पोषण युक्त भोजन मिल सके। मिड डे मील जो दूध वगैरह दिया जाता है, सुनते क्या क्या दिया जाता है पता नहीं, हाँ दिया कहा जाता है, वो सब घोटाला होता है, ठीक ना। बात समझे। इसके कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। बात समझे कि नहीं। तो चौब बोलेगा तो बच्चों का जो स्वास्थ्य से संबंधित है देखभाल, उसकी चर्चा किया गया है कौन, 39 का चौ में। अब सबसे अभी तक जितना बताएं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ग्राम पंचायतों का गठन। कौन सा अनुच्छेद में है बाबू, 40 में। ग्राम पंचायत का गठन किस में है, 40। ग्राम पंचायत का गठन किस में है, अनुच्छेद 40 में है, ठीक ना। चलिए, हाँ और एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग और ऑनलाइन वाले भी BSSC का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सबको जमा कर दीजिएगा, उसमें ले नहीं रहा था, अभी जमा कर दीजिएगा, ठीक, सबको ही समझे। BSSC का जो फॉर्म भरे इंटरमीडिएट कर दिए हैं, सब जल्दी से कर दीजिए, ठीक ना, सबको जमा कर दीजिएगा। हम बोलना चाहते तो भूल गए थे कई दिन से, ठीक ना। ग्राम पंचायतों का संगठन है कर दिया है, वाह, तो तुम कैसे पीछे रह गई। अच्छा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। काम,
शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, सबको काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। अब आइए इसमें 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना, गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना। वर्तमान में 5 योजनाएं शामिल किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, यानी कि विधवा योजना, विधवा पेंशन योजना और क्या कहते हैं विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये सब जो लागू किया गया था किसके तहत? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के तहत। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम कब चलाया गया? 15 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम कब? 15 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम कब? 15 अगस्त 1995। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आइए अनुच्छेद 42, कहता है काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत अब मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना, यानी काम की न्याय संगत है। फिर वही बात कहता है न्याय संगत काम मिले, ठीक ना। यानी कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर, हम जैसे पढ़ने वाला है तो हमको पढ़ने लिखने से संबंधित काम मिले, जाके हम बंधुआ मजदूरी ना मिले, बस समझे हैं। तो काम किया न्याय संगता, मनोचित दशाओं और प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता देखते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, आंगनबाड़ी और सेविका दीदी सब प्रसूति सहायता कहता है, ठीक ना। आशा वर्कर जिसको हम कह सकते हैं आशा वर्कर सब, ठीक ना। तो प्रसूति जो सहायता कहता है, जो आशा वर्कर काम करता है, कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 42 से। कौन से? अनुच्छेद 42 से। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जैसे कामगारों के लिए जो ना निर्वाचन मजदूरी, इसको समझ लीजिए, और कुटीर उद्योग जो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए कुटीर उद्योग के लिए, यानी छोटा छोटा उद्योग के लिए, यानी ऐसा उद्योग जो आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। कुटीर उद्योग मतलब छोटे पैमाना पर जो आप घर में चला सकते हैं, जैसे पापड़ हो गया, जैसे कटाई बुनाई हो गया, ठीक ना, ये सब हो गया। हाँ, पापड़ प्लेट, पेपर प्लेट, ये सब बनाना हो गया, जूता चप्पल ये सब जो होता है ये सब बनाना हो गया, वो बादों में हो जाएगा। इसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक ना। कुटीर उद्योग हो गया, ठीक ना। ये सब हो गया अनुच्छेद 43। कौन सा अनुच्छेद? 43 हो गया। चलिए, हाँ, हम एक बात बताना चाहते थे आप लोग को, कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, इसको समझिएगा। अगर अभी जो है ना मजदूर सरकारी, मतलब अभी मजदूरी जो है, ठीक ना, अभी न्यूनतम आय जो है सरकार के घर में प्रति व्यक्ति कितना पता है? कोई भी कंपनी वाला कम से कम 18,000 से कम नहीं दे सकता हमको, यानी न्यूनतम जो वेतन है कितना है? 18,000 है। लेकिन इसका वास्तविकता नहीं है, बस समझे, है नहीं, 1/3 नहीं है, बस समझे। कोई भी प्राइवेट जॉब जाइएगा तो सरकार के घर से 18,000 से कम नहीं देना चाहिए, कम से कम 18,000, लेकिन ये पालन नहीं होता है। वही बात कर आई, कामगारों के लिए निर्वाचित मजदूरी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जैसे अब आर्टिकल 44, जैसे बीजेपी 2024 का चुनाव जो जीता है राम मंदिर पे, अगला जो जीतेगा ना 29 का चुनाव, ये आर्टिकल 44 पे अभी हम बता देते हैं, नहीं तो देखिएगा। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। कौन सा अनुच्छेद? समान सिविल संहिता। कौन सा अनुच्छेद? अभी तक एग्जाम में पूछने वाला अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन है 2 गो, ग्राम पंचायत 40, समान सिविल संहिता 44। अगर सब याद है, ये दोनों याद नहीं है तो आपका खनियों घुड़क जाइएगा, बस समझे हैं। ये हुआ स्मार्ट, आप सब रट लीजिए, इसमें 2 को भूल जाइए मत। कौन? ग्राम पंचायत 44, तो सब किया, ध्यान खत्म, बस समझे, सब किया हुआ।
यानी 10 एग्जाम में 8 एग्जाम में ई वाला दोनों पूछेगा, 2 एग्जाम में वो दोनों पूछेगा। बात समझे? चलिए आगे अभी तक में बात समझे, अभी और आएगा इंपॉर्टेंट। तो समान सिविल संहिता 44 ये कहाँ लागू है? गोवा में। कहाँ लागू है? भारत के एकमात्र राज्य कहाँ लागू है? गोवा में। भारत के एकमात्र राज्य कहाँ लागू है? गोवा में। चलिए ये बताइए तो, कोई बताइए समान सिविल संहिता क्या होता है? बताइए। पूजा कुमारी, रितिका कुमारी, इधर है सोनी कुमारी, इधर है मीनाक्षी कुमारी, उधर है दो, कोई बताइए समान सिविल संहिता मतलब क्या होता है? कोई बोलिएगा, बोलो बोलो, कुछ भी बोल दो, बोलो। जरूरी है सही है बोलना, बोल दो ना, जो जानती हो सही है बोलेगी। नहीं जानते इतना होती से ऐसे बोला जाता है, नहीं जानते। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। अच्छा तब यही तो बोलना था, सभी के लिए एक कानून, समान सिविल संहिता, ठीक ना। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी सभी के लिए समान कानून, ठीक ना। पूरा देश में एक कानून, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख ईसाई, सभी के लिए एक कानून। कौन सा? अनुच्छेद 44, ठीक ना। चलिए अनुच्छेद 46, 45 नहीं दिया, अनुच्छेद 45 भी है, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, ठीक ना, दिया नहीं है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इस सब के लिए जो आरक्षण वगैरह होता है उस कौन सा अनुच्छेद हो गया? 46 हो गया, ठीक ना। एससी एसटी ओबीसी के लिए, ठीक। अनुच्छेद 47 पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य है, ठीक ना। वही मिड डे मील में जो भोजन सब देता है, ठीक ना। तो पोषाहार स्तर हो गया, ठीक ना, पोषण युक्त भोजन हो गया। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, ठीक ना, लोक स्वास्थ्य में सुधार यानी कि जो लोकल लेवल पे जो हेल्थ है, ठीक ना, प्राचीन कहते हैं, प्राचीन कहते हैं, जो आप लोग का जो ग्रामीण स्तर पे जो है ना ओपीडी होता है, लोक स्वास्थ्य होता है ग्रामीण स्तर पे, अस्पताल जो होता है छोटा छोटा, जैसे दिल्ली में सबसे फेमस किया इसको मोहल्ला क्लिनिक के नाम से केजरीवाल, ठीक ना। तो ये हो गया कौन सा? अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य, कौन सा अनुच्छेद? और एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कौन सा अनुच्छेद? 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 48 कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48 का क, अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यानी पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 48 का क, ठीक ना। अब 49 आइए राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, राष्ट्रीय जैसे महात्मा गांधी का स्मारक होगा, क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक होगा, सभी के स्मारकों का जो संरक्षण है वो कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 49 स्मारकों का संरक्षण कौन सा? अनुच्छेद 49 हो गया। और अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कौन सा अनुच्छेद? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51। अब कहते हैं प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना, 350 का को। हाँ, यानी कि आपका जो भाषा है, आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा देना, कौन सा अनुच्छेद हो गया? 350 का कौन? और हिंदी को प्रोत्साहन देना 351। देख लीजिए अभी तक जो हम अनुच्छेद बताएं उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 हो गया, अनुच्छेद 48 हो गया, 48 का को हो गया, 49 हो गया, 51 हो गया, और क्या कहते हैं 49 51 कम है, लेकिन 350 को और 351
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाकी याद रहे या ना रहे, इतना का याद रहना चाहिए। बात समझे कि नहीं। और 39 शब्द जो है ना, जब आपका किस्मत खराब रहेगा ना तब पूछेगा। बात समझे। ये सब सही होता है, किस्मत सही रहता है तब सही होता है, यही एगो बात है। समझे समझे। चलिए, कहते राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, ये जो क्वेश्चन दी है, ठीक ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? केटी शाह का है। चलिए, चलिए अब आते हैं मौलिक कर्तव्य की ओर, ठीक ना। देखिए क्या इस दोनों का अंतर बताएं। चलिए पढ़ देते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। तो नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। नीति निर्देशक कौन सा भाग? 4। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय से लागू करवाया जा सकता है। ये समाज की भलाई के लिए है, ये व्यक्तियों के अधिकार के लिए है, ठीक ना। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, अब मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, ठीक ना। नीति निर्देशक राजनीतिक हो गया और मौलिक अधिकार हो गया कानूनी हो गया। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। सरकार के अधिकारों को कौन बढ़ाता है? नीति निर्देशक। और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को क्या कहता है? घटाता है। सरकार के महत्व को क्या कहता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, ठीक ना। इसे विशेष मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थिति में ही समाप्त किया जा सकता है। अब चलिए, मौलिक कर्तव्य। यह सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बात समझे। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। और किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। किस भाग में? 4 का को में। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51 का को। अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। अब 11 को याद नहीं करना है, 11 को याद नहीं करना है। ऐसे एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक अब सुनो 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 अब थोड़ा सा सुन लो। पहले मिला हमको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया, ठीक ना। कौन दिया? संविधान दिया। सभी को जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो संविधान दिया, ठीक ना। बोलने चलने ऐसा। फिर जो है ना, सरकार के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व आया, जो सरकार आम जनता के लिए कुछ काम करे। बात समझे। सरकार को कुछ दायित्व दिया गया आम लोगों के लिए। अब सरकार पहले हमको दिया अधिकार, फिर सरकार को हम लोग के लिए कुछ काम करने के लिए पावर दिया। फिर अब जो आता है क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। फंडामेंटल ड्यूटी। हम लोग का भी अपना कुछ कर्तव्य होना चाहिए, हम आम नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। इतना 2 चीज़ तो हमको मिला। पहले मिला अपना मौलिक अधिकार, फिर मिला नीति निर्देशक तत्व सरकारों के द्वारा। अब आम लोग का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ये जो 11 कर्तव्य है, किसका? आम नागरिकों का जो कर्तव्य है हमारे देश के प्रति। हम आम नागरिक हैं, लेकिन हम लोग तो कर्तव्य अपना निभाएंगे नहीं, है हमको चाहिए। क्या समझे। अब देखते हैं क्या क्या कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्श हों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। बात समझिए। राष्ट्रध्वज है, तिरंगा है, राष्ट्रगान है, ये सब का क्या करना है? आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संयोजे रखें और उसका पालन करें। एगो पीछे बैठा हुआ है महान पुरुष, जो कि सब कुछ सरकार से चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी को बोलेगा, वो गलत आदमी। यहाँ क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधिकारों के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों के हृदय में संयोजे रखें। जो भी है, जो स्वतंत्रता के लिए काम किया है, उसका जो आदर्श है उसको अपने हृदय में संयोजे रखना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, ठीक ना। अगला कहता है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। यानी भारत को जो है ना भारत को क्या कहता है, एकता मतलब प्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना। यानी भारत को अखंड भारत को क्या करना है, टूटने नहीं देना है, दंगा फसाद यहाँ नहीं होने देना है, ठीक ना, उसे अक्षुण्ण रखना है। इसीलिए अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसको क्या कहता है, जेल में डाल देता है। देश की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है। अभी तो भारत में तो इतनी जनसंख्या है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब जैसे इजराइल वगैरह सब जो छोटा सब देश है जहाँ की मतलब सैनिक कम है, तो वहाँ प्रति मतलब जैसे जापान सब में है, और 9-10 तक में जो ना जितना स्टूडेंट है सबको मतलब जो आर्मी का सेवा देना पड़ता है, 2-3 साल के लिए है, पूरा तो हम नहीं कर सकते कितना। हाँ, इजराइल में भी है, जापान सब में भी है, छोटा सा विदेश में भी है, काहे कि वहाँ जनसंख्या कम है। तो मान लीजिए युद्ध हो जाएगा तो कहाँ से आएगा सैनिक, तो सबको दिया जाता है जो 2 साल 4 साल के लिए आप चलिए देश की सेवा कीजिए, तब आपका एजुकेशन क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब भारत में तो इतने तब तो ज्यादा मां नौकरी में होगा सर। हाँ ज्यादा सब नौकरी है। हाँ, वो नौकरी करने के लिए थोड़ी जाता है। जैसे आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आपको अनिवार्य कर देगा, आपको एनसीसी के थ्रू 2 साल बॉर्डर पे जाना होगा, आर्मी में जाना होगा, तब आपका मान्यता मिलेगा। बात समझे। अब उसके बाद आपके एजुकेशन पूरा करके आपको जो फील्ड में जाना है जाइए, वो आपका जॉब नहीं है। बात समझे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना है, सभी मिलजुल कर रहें, ये कह रहा है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। यानी हमारी संस्कृति को समझें, जो हमारा संस्कृति है उसको समझें और उसका परीक्षण करें समय समय पर। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। जो हमारा पर्यावरण है उसकी क्या करना है, रक्षा करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप करें, ठीक ना। यानी कोई भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीका से सोचें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी सार्वजनिक संपत्ति जिससे रेत की संपत्ति है वो कैसी संपत्ति है, सार्वजनिक, उसका क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक ना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक ना। यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हमेशा आगे बढ़ने का हमको क्या करना है, हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं। माता पिता या आप लोग में लिखा है ना, संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा देना है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य। आप बीच बीच में मुसुक कहा रहे हैं, क्या बात है, गजबे तरीका से मुसुक रहे हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, अनिवार्य शिक्षा देना है। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में तो लिखा होगा किताबों में, सर्व शिक्षा अभियान 2002, आप लोग देखिएगा सरकारी किताब में, ठीक ना। भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को फिर से सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य में ही है। यानी कि जो है ना सभी को संपूर्णता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना है। बात समझे, ये प्रस्तावना में भी नहीं है। चलिए ये हो गया आपका